कहाँ थे? लास्ट वर्ड कौन सा डिस्कस किया था? मेरे ख्याल से हमने एक रिमेंबर नहीं, बाकी तो सब इजी ही थे। रिमेंबर में कुछ नया आपने देखा था। रिमेंबर हो गया, फॉरगेट हो गया, इन सब में क्या सीखा था अनीस? रिमेंबर अगर आपको जीवन में कभी दिखाई देगा तो आपको क्या ध्यान आएगा? अनीस नाम है तुम्हारा? अभी धर्म परिवर्तन करा देंगे हम यहीं पर। बताओ बेटा। बेयर इन्फिनिटिव का तो मैंने नाम ही नहीं लिया था कहीं। अनीस को छोड़ के, इस बच्चे को छोड़ के और कोई जो रिमेंबर को सुन के कुछ ध्यान आएगा? बताओ। हाँ, जो भी। अच्छा ठीक है, चलो। तो वो जेरेंट फॉलो करेगा, इन्फिनिटिव लेगा। इसमें बेयर इन्फिनिटिव कहाँ आ गया? मतलब रिमेंबर कहने का मतलब है, सॉरी, जेरेंट और आपका क्या नाम है, इन्फिनिटिव, इन दोनों का यूज रिमेंबर और फॉरगेट जैसी वर्ब के साथ करेंगे तो अलग अलग अर्थ निकालेंगे। दोनों की मीनिंग क्या हो जाएगी आपकी? अलग अलग हो जाएगी। कि मुझे याद है वो हसीन वादियाँ, और मुझे याद है कल मुझे शादी में जाना है। ठीक है, ये दो। और दूसरी लाइन बिल्कुल सच है। ठीक है, कल जाना है। अरे वाह, देखो एक जगह ना मिल जाए। ठीक है, एक बार ये वाकया हो चुका है मेरे साथ, फिर कभी बताऊंगा। तो हमने यहां तक देख लिया था। फिर सजेस्ट से बात की। चलो सजेस्ट से ही शुरुआत कर लेते हैं। सजेस्ट एक खास वर्ब है बेटा। ठीक है, सजेस्ट आपने सुना होगा, एडवाइस। ठीक है, और इसी तरीके से आपने जब नरेशन करते हो ना, ऑर्डर। और बताओ एक आधी। अबे नरेशन में कौन कौन सी वर्ब यूज करते हो? बेसिकली आप यही सब करते हैं। ठीक है, आप नरेशन में देखते होंगे आप मोस्टली एडवाइस यूज करते हैं, सजेस्ट नहीं करते। लेकिन आपको आज तक एक बात में अंतर भी नहीं समझ में आया। कई बच्चे पूछते रहते हैं एडवाइस और सजेस्ट में अंतर क्या है। ठीक है, तो आज ये सब हम देख लेंगे क्या है। तो सजेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया। बेसिकली हिंदी में अगर आप करोगे तो मीनिंग जानते हो क्या? सलाह देना। ठीक है, अच्छा ये बताओ, वो आपको मैंने कभी ना कभी पढ़ाया होगा, क्या कहते हैं उसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान है ना, जरूरत पड़ेगी इसकी। मैंने अभी 2 दिन 3 दिन इसी वर्ब में भी पढ़ाया है, और डिटेल वर्जन नाउन में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अब पंगा देखो हो क्या रहा। एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप की बुक, अगर आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा तो बुक एक बात बोलती है क्या, अकॉर्डिंग टू मी गलत होता है, इसकी जगह पे आप क्या लिखते हो? इन माई ओपिनियन। अरे वाह, ये कौन था? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू मी गलत होता है, अकॉर्डिंग टू यू गलत होता है कि नहीं? मेरा सवाल अब ये है। अकॉर्डिंग टू यू में कोई गलती नहीं है बेटा, अकॉर्डिंग टू यू में कोई गलती नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी गलत कहती है किताब। आप कभी भी देखिए उसमें लिखा होता है सेंटेंस की शुरुआत। जितना मैंने पढ़ा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आपने कभी इंग्लिश पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा इन सब चीज़ों को कि अगर बुक में लिखा है अकॉर्डिंग टू मी, तो पेज पढ़ के सोल्यूशन देखोगे तो लिखा होगा सेंटेंस की शुरुआत अकॉर्डिंग टू मी से ना करके इन माई ओपिनियन से करते हैं। तो प्रश्न आता है ये क्यों करते हैं? कल लास्ट क्लास हमने इसी पे एंड किया था, कहा था कि कोशिश करके आइएगा। तो अनीस बेटा बताओ, आपका विवेक क्या कहता है? विवेक इन द सेंस आपका डिस्क्रिशन पावर क्या बोलती है? और अकॉर्डिंग टू मी में और कोई? वही चीज हो जाएगी। और कोई? घमंड झलक रहा है, देख लो। और बात कुछ कुछ यही है। ठीक है, अब देसी भाषा में बोले तो अकॉर्डिंग, मैंने शायद बोल भी दिया था कि गाली भी देनी है तो सुगर कोट करके जलील करना है। और एग्जाम्पल बहुत बढ़िया सा दिया था कि बेटा पहले आपकी उम्र पूछेंगे 28, क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो,
28 साल, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और ये बोल के चले आए, तो वो आपकी तारीफ नहीं की है, आपको क्या कर गए, जलील किया है उन्होंने, शुगर कोट करके, शुगर कोटिंग। कुछ लोग होते हैं उल्टा सीधा बोल देते हैं, कुछ लोग जलील करके जाते हैं ना, जलालत करना। तो भैया अकॉर्डिंग टू मी और इन माय ओपिनियन में यही डिफरेंस है। क्या अकॉर्डिंग टू मी, जब आप लैंग्वेज के पर्पज से बोलते हो तो आपको सामने वाले को लगता है कि आप उसकी सुन ही नहीं रहे, ठीक है, मेरे अनुसार ये करो, मेरे अनुसार ये करो। होता नहीं है कोई, जब शादी आदि होती है तो 10 तरीके के लोग होते हैं घर में, तो एक से एक कानून बतियाया जाता है, ठीक है, तुम्हारी तो वैसे भी कोई औकात नहीं, कौन नहीं सुन रहा। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या नाम है, प्रवीण कोई दूल्हा बनाया जा रहा, कि ये जो काजल है ना यहाँ तक नहीं, यहाँ तक फैलाओ, ठीक है, वैसे ही बंदर लग रहा और एकदम चिंपैंजी बना के भेजेंगे उसको बारात में, ठीक है, और तुम मजाल है कुछ कर लो, फिर तुमको एक धनुष दे दिया जाएगा। मुझे भाई की शादी याद है, वो जल्ला रहा था, धनुष दे दिया जाएगा, उसमें बड़ा फंसा दिया गया था कि इसको लेके चलो। अबे होगा कोई रिवाज, हमको नहीं मालूम, ठीक है, तो वो लेके नहीं चलता, वो फिर कभी बात करेंगे। तो ये सब चीजें, ये क्यों दिमाग में आई मेरी बात, मैंने तुम्हें क्यों, हाँ, अकॉर्डिंग टू मी में क्या झलक रहा है, थोड़ा सा घमंड जैसे आप कह सकते हैं, और लैंग्वेज ऐसे काम नहीं करती। तो अकॉर्डिंग टू मी ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो सही है, बट जिन्होंने लैंग्वेज फ्रेम की, जिन्होंने व्याकरण बनाया, उनको ये टर्म सही नहीं लगा, ठीक है। प्यार मोहब्बत से बात करें तो आप इन माय ओपिनियन जब बोलते हैं, मेरे विचार से ये है, तो आगे वाले में आपकी बात आती है, आपके विचार की भी हम इज्जत करते हैं, लेकिन मेरे विचार से ये बात ठीक है, आगे आप अपने विचार रखिए, देन हम देखेंगे क्या होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी क्या दिखाने की कोशिश करता है, मेरे अनुसार। अगर हिंदी में बात करें तो कोई अंतर नहीं है, अगर आप उसका मीनिंग बनाएंगे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट लैंग्वेज में इस टर्म को गलत कहा गया है। अब अकॉर्डिंग टू यू ठीक हो सकता है, क्योंकि बात है ना, याद करिए आपको एथिक्स के कुछ पढ़ाया था, 231, 31, 23, 123, 23, 13, 12, याद है किसमें, प्रोनाउन में, ठीक है, कि जब आप जाएंगे, जब आप कुछ अच्छा काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम जब जीत जाती है तो सारे लड़के बढ़िया खेले, और हार जाती है तो कप्तान कहता है क्या, मेरी गलती है, ये नहीं कि तुम ये सारे 10 गधों की वजह से मैं हार गया, नहीं तो मैं तो एकदम चीर फाड़ मचा देता है ना, ऐसा नहीं बोला जाता। लेकिन तो जब अभी आप कुछ बुरा फेस करेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेंगे, यानी स्पीकर आई और वी का ही खेल था, और जब आप कुछ गलत फेस कर रहे हैं, मतलब कुछ क्राइम कमिट कर रहे हैं, तो आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेंगे, बाकियों को पीछे करेंगे। हमने वहां पे सीखा था, कुछ कुछ उसी से रिलेट करता है। वापस आते हैं सजेस्ट और एडवाइस में डिफरेंस। सजेस्ट और एडवाइस का भी कुछ कुछ यही पंगा है। क्या, देखो अब मैं पंक्चुएशन नहीं सुधार रहा हूं, एस स्मॉल हो गया, ही सजेस्ट, अब सजेस्टेड कर देते हैं, चलो पास्ट में, ही सजेस्टेड मी और ही एडवाइज्ड मी, ये दो टर्म मैंने आपके सामने लिख दिए, आगे आपको मिल जाता है ऐसा। अपने पास तो एक का एग्जाम्पल है, टू गो देयर। होता नहीं है कभी किसी गुमटी के पीछे पाए जाओ तुम लोग, ठीक है, पिताजी देख गए तो घर आके एक ही बहाना बचता है, अरे उसने सलाह दी थी कि गुमटी के पीछे जो पेड़ लगाए ना बहुत बढ़िया ऑक्सीजन देता है, तो हम लंग्स कैपेसिटी बढ़ा रहे थे। बढ़ा लंग्स कैपेसिटी ही रहे थे, कैपेसिटी बोला जाता है, लेकिन आपने फिर नीम के पेड़ की तारीफ की वहां पे कि आप अपनी लंग की कैपेसिटी बढ़ा रहे थे। तो ही सजेस्टेड मी टू गो देयर, ही एडवाइज्ड मी टू गो देयर, कौन सा सेंटेंस गलत होगा? दोनों। तुम तो बेटा पढ़ना बंद कर दो, हम पहले हमारी बात समझो। फर्स्ट वाला गलत है, काहे? हाँ, ये भी आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा कि जब भी सजेस्ट एज अ वर्ब यूज होगी तो उसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको ग्रामेटिकली बता रहा हूं, लेकिन बुक में ये नहीं लिखा होता, सीधा लिख देते हैं, सजेस्ट के बाद कोई लिविंग बीइंग नहीं लिखा जाता, आप उसको याद कर लेते हैं। और वो लिविंग बीइंग क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? मैं पढ़ा चुका हूं, वापस यहाँ पे रिकॉल नहीं करा रहा। तो सजेस्ट के बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग लिविंग बीइंग का यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि आप सजेशन में किसी को आइडिया देते हैं। सजेस्ट आइडिया किया जाता है,
एडवाइस किसी को दी जाती है, किसी आदमी को दी जाती है। बात समझेगा, आइडिया तो उसमें भी है, लेकिन एडवाइस टर्म जब आप यूज करते हैं तो आप कह सकते हैं मैंने प्रवीण को सलाह दी कि ढंग से पढ़ लो, ठीक है। लेकिन जब मैं किसी सजेस्ट करूंगा तो सजेस्ट आप जब ऐसे लिखते हैं ही सजेस्टेड मी, तो यहां पे सिर्फ एक ही मतलब हो जाता है कि ही सजेस्टेड, ये जो रिफ्लेक्शन है ये आइडिया का हो जाता है। अब मुझे बताइए कोई व्यक्ति विशेष कोई आइडिया हो सकता है क्या? बात समझिए, आइडिया इसमें भी ऐसा नहीं कि ये एडवाइस में एडवाइस करेगा तो कुछ तो करेगा कि वहां जाओ उस डॉक्टर को दिखाओ, दिन में 4 घंटे पढ़ लो, कोई भी हो, एसएससी छोड़ दो, कुछ भी, आइडिया तो सब में ही है। लेकिन सजेस्ट जो टर्म है उसके बाद में जब आप ऑब्जेक्ट लिख देते हैं डायरेक्ट, तो इसका मतलब हो जाता है वो सीधे सीधे आइडिया का सेंस लगने लगता है। इसीलिए आपकी किताबें कहती हैं कि सजेस्ट के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता। इसके बाद जब भी सजेस्ट लिखेंगे इसके बाद सीधे वो आइडिया लिखा जाता है जो आपको करना है। ही सजेस्ट, क्या आंसर होगा? ही सजेस्टेड टू गो देयर। अब ध्यान से सुनिए, ये भी गलत है। वो क्यों गलत है? जब सजेस्ट के बाद कोई भी, अब इसमें बात कर लेंगे, सजेस्ट नहीं, जितनी भी इस तरीके की वर्ब होंगी, याद करिए मैंने आपको कहीं ना कहीं पढ़ाया है ही ऑर्डर टू मी, क्या है? गलत है। ये मैं पढ़ा के आया हूं ना इन्फिनेटिव में, ज्यादा दूर नहीं पढ़ाया, ये मैं आपको पढ़ा के आया हूं इन्फिनेटिव में। ही ऑर्डर टू मी नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर डाई ट्रांजिटिव बन बैठा, वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कि आई ऑर्डर्ड व्हाट और whom, क्या किया और किसको किया। तो कोई आप होटल में बैठे हुए हैं, कोई आया आपसे पूछा तो आपने कहा कि मैंने ऑर्डर किया, तो वो सामने वाला क्वेश्चन व्हाट का पूछेगा कि whom का पूछेगा? पूछ वो दोनों हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? व्हाट। इसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा कि क्या ऑर्डर किया। फिर थोड़ी देर पर आया नहीं, तब पूछेंगे भाई किस गधे को किया है, कहाँ गया वो, तभी तो पूछते हो ना किसको, तो किसको से तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो व्हाट का भी रिप्लाई बनता है, whom का भी रिप्लाई बनता है। तो ये क्या है, सारी की सारी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। अब जैसे ऑर्डर के साथ आपने इन्फिनेटिव में सीखा था टू का यूज यहां ना करके उस एक्शन के साथ किया जाएगा क्योंकि ये इसको डायरेक्ट होल्ड कर लेगा, ठीक है। और टू इन्फिनेटिव लगा के याद करा रहा हूं सिर्फ, इसको क्या बना दोगे? नाउन। तो एक इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या बन गई? डाई ट्रांजिटिव बन गई। इतना याद है। अब यहां पे कलेश होता है, ही सजेस्टेड मी आ नहीं सकता। मी इन द सेंस कोई भी प्रोनाउन, कोई भी नाउन तो नहीं बोल सकता मैं, अरे वो ही शी इट सिंगुलर नाउन, ठीक है। ही शी इट आई यू वी दे, और सिंगुलर नाउन का यूज आप यहां पे नहीं कर सकते। सिंगुलर नाउन जैसा राम रहीम सीता गीता, ठीक है, आप इस तरीके का यूज नहीं कर सकते। तो ही सजेस्टेड, अब ये गया तो बचा क्या? टू गो देयर। तो जब यहां का ऑब्जेक्ट मिस हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनेटिव नहीं लेगा, फॉलो करेगा क्या? जेरेंड को। ये आपकी नॉलेज है। तो सही सेंटेंस होगा ही सजेस्टेड, अरे यार कौन है ये जो टू अभी भी लगा रहा है? बेटा टू यार भैया अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, आज की क्लास में भले ही ना हो जाए। टू के दो रूप, एक प्रीपोजिशन और दूसरा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होल्ड करेगा, प्रीपोजिशन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होल्ड करेगा? नहीं, प्रीपोजिशन है तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन। और इसके अलावा वर्ब भी तो ऑब्जेक्ट बन सकती है, लेकिन जब वर्ब बनेगी तो वो क्या लेगी? आईएनजी लेगी। याद है? अरे बोलो हाँ। और इस वर्ब को क्या बोलते हैं? जेरेंड बोलते हैं। अभी हम आगे जाके इसको बहुत डिटेल में घुसेंगे। अब कोई होनहार ये ना कह दे कि ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है तो वर्ब में आईएनजी क्यों? सर टू प्लस V1 ही लगा ले। तो कभी देखे हो एक टू प्रीपोजिशन का लगा हो और एक टू इन्फिनेटिव का लगा, टू टू गो, कभी देखे हो? तो इसलिए जब टू एज अ प्रीपोजिशन होगा तो वो इन्फिनेटिव तो कभी लेगा ही नहीं। तो बचा क्या दूसरा ऑप्शन? जेरेंड। बचा क्या दूसरा ऑप्शन? जेरेंड, यानी कि V1 प्लस आईएनजी लेगा। अगर आप घर से पढ़ के आए तो आपने कभी ना कभी देखा होगा, आपकी किताबों में लिखा होता है दीज आर फ्रेजल वर्ब विच फॉलो टू प्लस V1 प्लस आईएनजी। आप इसको रखते हैं। अगर आपने रटा होगा ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू,
ही इज अडिक्टेड टू स्मोकिंग। आपने पढ़ा होगा कि इनके बाद 2 + V1 नहीं 2 + V1 + ing आ जाता है। तो वो कोई नियम नहीं है, वहां पे बस इतना पहचानना है कि वो 2 क्या है, प्रीपोजिशन, और उसके बगल में लगा है क्या, वर्ब लगी है। तो बेटा वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। कैसे बनाओगे, जेरंड बनाओगे तो ing लगानी ही पड़ेगी। तो आपको रटना नहीं है किताबों में, मैं 2-4 एग्जाम्पल करवा दूंगा उसके भी। लेकिन अगर आप इतने दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं तो वो किताब जब आप देखेंगे 75 लिखी होंगी, लुकिंग फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, मेरे को तो याद भी नहीं। ठीक है, तो आपने 3 याद कर ली और पेपर चौथी देगा। आप 10 याद करके गए, पेपर 11वीं देगा। तो याद करने से नहीं, वहां पे आपको पहचानना होगा कि टू प्रीपोजिशन है कि इन्फिनिटिव। इतने दिन से हम यही रायता फैला रहे हैं कि टू को पहचानना सीखिए, क्योंकि ये एक ही। याद करो कल का मैच, बैट्समैन से क्या कहा जाता है, बॉलर वही खतरनाक जो एक टप्पे पे गेंद को इन स्विंग कर दे और एक ही से आउट स्विंग कर दे, और बैट्समैन वो काबिल जो बॉलर की रिलीज, हाथ की रिलीज से पहचाने गेंद इधर जाएगी कि उधर जाएगी। तो जिसको इन स्विंग आती है वो बॉलर कभी सक्सेस नहीं होगा, जिसको आउट स्विंग आती है वो कभी सक्सेस नहीं होगा। खतरनाक गेंदबाज कौन होता है, जो एक ही टप्पे से गेंद को दोनों अंदर बाहर कर दे। इसीलिए खतरनाक है टू, क्योंकि वो दोनों काम, वो टू ही है, शकल में कोई बदलाव नहीं है। तुम्हें अब खतरनाक बैट्समैन बनना है तो टू को देखना है, इन स्विंग होगा कि आउट स्विंग, प्रीपोजिशन बन बैठा है कि इन्फिनिटिव बन बैठा है। तो अब यहां पे जैसे आपके मुंह से धोखे में निकल गया, कैसे निकल गया मैं नहीं जानता, 2 + गोइंग। तो अगर आपने इसको 2 + गोइंग बोल दिया तो गो तो वर्ब है और वर्ब में ing लगा है, ठीक है, और 2 लगा हुआ है, तो वर्ब में ing और साथ में 2, तो ये हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। और अगर ये प्रीपोजिशन होगा तो ये अपना ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा। अब आप अपने आप से पूछिए, ही सजेस्टेड व्हाट, ही सजेस्टेड व्हाट, यानी कि ये प्रीपोजिशन तो 2 होल्ड करके निकल गया। ठीक है, सजेस्ट की दुल्हन कहां है, याद करो, मेला मूवी, और सब जुड़ा है आपस में। अब आपको कुछ यादें नहीं आता तो हम क्या करें, मेला और दीवाना का एग्जाम्पल, ये हीरोइन इसके साथ लिंक हो गई तो ये क्या करेगा, तो बेटा ऐश्वर्या राय को उतरना पड़ेगा, क्या नाम था उसका, ट्रक के ऊपर। ठीक है, तो अब यहां पे ऐश्वर्या राय को नहीं उतरना होगा, यहां पे ऋषि कपूर को मरना होगा, जिसको आप 2 बनाए बैठे हो, इसको लात मारनी होगी। तो सही सेंटेंस होगा ही सजेस्टेड गोइंग देयर। अब आप इसको रट के जा सकते हैं पेपर के अंदर, क्या सजेस्ट के बाद अगर मी, ही, टी, पी कोई व्यक्ति विशेष नहीं है तो इसके बाद V1 + ing आती है। ये आपके रटंतु ज्ञान है, लेकिन जितना इतने दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं आपको रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पूरी ग्रामर आती हो, जो मैंने आपको आज तक पढ़ाया। प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट, अभी प्रीपोजिशन हम डिटेल में घुसेंगे, वहां फिर 2 देखेंगे। तो सही सेंटेंस हो जाएगा ही सजेस्टेड गोइंग देयर। अब नीचे आते हैं, ही एडवाइज्ड मी टू गो देयर, 100% सही है। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपने इसको हटाया, भाई आपको अब ये कहते हैं ये क्यों हट जाएगा, ये इसलिए हट जाएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और नाउन में पढ़ाया था, या अभी 2-4 दिन पहले वर्ब के भी किसी वीडियो में ये बात मैंने बोली थी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो बवाल होते हैं जिनके लगने ना लगने से सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऑर्डर किया, क्या किया, ये जरूरी है ना, किसको किया, मैंने उसे किताब दी, आई गेव अ बुक, कंप्लीट है। आई गेव हिम अ बुक, ये भी कंप्लीट है। अब 2 ऑब्जेक्ट हो गए, हिम भी है बुक भी है। लेकिन अगर मैंने बुक हटा दी, आई गेव हिम, मैंने उसको दिया, सेंटेंस अधूरा हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं आई गेव हिम को हटा दूं, आई गेव अ बुक, मैंने एक किताब दी, सेंटेंस अभी भी कंप्लीट है। तो यहां पे हिम क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वही चीज यहां पर भी है दोस्त, आई एडवाइस व्हाट, वहां जाना, वो आइडिया, लेकिन किसको दिया, मी को दिया। अगर मैं यहां से मी को हटा दूं, अब ध्यान से सुनना, अंतर क्या है, यहां पे मी आ ही नहीं सकता। यानी कि अब आपको ध्यान रखना है, सजेस्ट हमेशा 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 ट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव नहीं बन सकती। ये मोटा मोटा दिमाग में रखना है, क्योंकि डाई ट्रांजिटिव वर्ब दो ये चीज का रिप्लाई मांगती है, व्हाट और हुम। ठीक है, व्हाट या हुम, जैसे भी मैंने बोला ही आई गेव अ बुक, तो गेव भी यहां पे क्या है, डाई ट्रांजिटिव। आई गेव अ बुक, व्हाट का रिप्लाई है बुक, आई गेव हिम अ बुक, तो हिम किसका रिप्लाई है, हुम। तो व्हाट का रिप्लाई जो करेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम का रिप्लाई जो करेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सजेस्ट यहां पे ट्रांजिटिव है और हमेशा है बेटा, ये किसी भी सूरत हाल डाई ट्रांजिटिव नहीं बन सकती। मोटा मोटा दिमाग में बैठा लीजिए, सजेस्ट कभी हुम का रिप्लाई नहीं ले सकता। ये बेसिक अंतर है सजेस्ट और एडवाइस का।
अगर आपसे कोई पूछ ले सजेस्ट और एडवाइस में क्या डिफरेंस है, एडवाइस इज डाई ट्रांजिटिव, बस सजेस्ट ऑलवेज बी ट्रांजिटिव वर्ब, ये कभी हुम का रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं करता। ये है बेसिक डिफरेंस सजेस्ट और एडवाइस का। अब आप 3-4 मिनट इसको याद रख पाए, ये बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन एडवाइस क्या है, डाई ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसके पास दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट भी कैसे है बच्चे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाए या ना लगाए सेंटेंस को कोई फर्क पड़ता है, ध्यान से सुनना। तो अगर ये ले तो सकता है डाई ट्रांजिटिव, लेकिन मैं नहीं देना चाहता, एग्जामिनर ने आपको डाई ट्रांजिटिव यानी हुम का रिप्लाई नहीं दिया, और जैसे ही नहीं दिया आपको फिर समझना है ये इंफिनिटिव में नहीं बनेगा, ये भी जेरेंड फॉलो कर लेगा। तो आई एडवाइज्ड मी टू गो देयर सही है, आई एडवाइज्ड टू गो देयर गलत है जो लिखा है। जैसे ही एडवाइस में आएगा ये फिर वही रूप बनेगा। अब मन खट्टा हो रहा ना, नहीं समझे, नहीं समझे, उसने मुंडी ऐसे की, तुमने कहा जी, इसका क्या मतलब है, नहीं समझे, जी का मतलब नहीं समझे, बेटा रिएक्शन गलत है भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भाई ने मना किया है कि नहीं समझे, फिर से सुनिए। एडवाइस और बेटा देखो, जानते दिक्कत क्या है, आपको ट्रांजिटिव डाई ट्रांजिटिव कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं जो लाइन बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको वही धुंधला है तो फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा यहाँ पे। आप फिर से वापस जाइए और पुराने वीडियोस देखिए, एक ही मौका है बस, इसीलिए इसको मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि वर्ब ऐसी चीज है कि मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आप 3 दिन बनाना फिर भूल गए, तो वापस जाइए उसको एक बार देखिए। ये वीडियो आपके लिए ही है और कोई देखता भी नहीं, समझ रहे हो। तो प्रभु फिर से सुनो, सजेस्ट और एडवाइस में डिफरेंस क्या है। सजेस्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव है, वो कभी डाई ट्रांजिटिव नहीं बन सकती। अब एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं, ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव वो जो एक ऑब्जेक्ट होल्ड करेगी, व्हाट का रिप्लाई करेगा। डाई ट्रांजिटिव जो व्हाट और हुम दोनों को लपेट लेता है। तो सजेस्ट के बाद हुम का रिप्लाई नहीं आना चाहिए, ठीक है, और आएगा ही नहीं तो लात मारो। तो सीधे समझो, सजेस्ट के बाद कभी इंफिनिटिव नहीं आता, सजेस्ट के बाद सीधे जेरेंड आएगी। यही चीज एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कंपेल, इनके साथ क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। अभी नरेशन पढ़ाऊंगा, फिर यही बातें आपको वहां पे दिखाऊंगा, आप तो ध्यान ही नहीं देते। ही रिक्वेस्टेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड मी, ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड टू मी, कौनो फर्क नहीं पड़ता, जो लिखा है सही होगा। अब आप देख रहे होते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एरर, गलती तो शुरुआत में दे रखी है, ले डूबे। आप ध्यान तक नहीं देते इन सब चीजों को। पहले तो भैया 20-20 नंबर का आता था, अब तो पेपर लड़का गया है देने, पता चलेगा इंग्लिश का वेटेज कैसा है। अच्छा इसमें तो सेम ही है, मेंस कहाँ प्री है आज। खैर वापस आते हैं। प्रभु एडवाइस और जितनी मैंने भी वर्ब ली, ये क्या है, डाई ट्रांजिटिव है, तो ये व्हाट का भी रिप्लाई लेगी, हुम का भी रिप्लाई लेगी। लेकिन हुम का रिप्लाई लिखना अनिवार्य नहीं है, लिखिए तो वेल एंड गुड, नहीं लिखिए तो नहीं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब जब ये हुम का रिप्लाई लेंगी, यानी कि यहाँ पे कोई बंदा विशेष होगा, तो आप इन्फिनिटिव लगाएंगे। ही एडवाइज्ड टू मी नहीं, ही एडवाइज्ड मी टू गो देयर, ठीक है। लेकिन अगर वो बंदा विशेष नहीं है, हुम का रिप्लाई नहीं है, तो वो इन्फिनिटिव नहीं लेगा, वो जेरेंड लेने लगेगा। ही एडवाइज्ड गोइंग देयर, ही एडवाइज्ड। देखा, अपने मन से कौनो एग्जाम्पल नहीं बनता, गो के मैंने इतने एग्जाम्पल दे दिए कि पूछो मत। कोई बात नहीं। अब प्रश्न आता है, गोइंग जरूरी है, क्योंकि अब ये नहीं कि आपको कौनो एडवाइस के बाद दिख जाए सब में आईएनजी लगा दूं, बेटा वो वर्ब है। अच्छा ठीक है, कभी नोटिस किया उसने मुझे सलाह दी राइट आर्म बॉलिंग करने की, है एडवाइज्ड बॉलिंग, क्या ये सेंटेंस सही है? बॉलिंग क्या है? गधा प्रसाद, ये ऐसा टर्म है जो आपने इतनी बार क्रिकेट देख के सुन लिया, नहीं तो बॉलिंग कुछ है ही नहीं, बाउल होता है बेटा, बॉल करना, ये है वर्ब, ये वर्ब है। और आपने इसमें आईएनजी लगा लगा के नाउन बना डाला।
और बॉलिंग, बैटिंग इतनी बार बोला है कि आपको लगता है कोई चीज है, ये कोई चीज नहीं। जैसे सिंग में आईएनजी लगा के सिंगिंग बनाया, डांस में आईएनजी लगा के डांसिंग बनाया, लेकिन आप हर जगह नहीं करते। लेकिन बॉलिंग बैटिंग तो बचपन से चल रही है। तो आपके है बैट, बेटा वो नाउन, अच्छा मैंने एडवर्ब नहीं पढ़ाई है। बैट का मतलब बल्ला चलाना भी होता है, वर्ब भी है, नाउन भी है। वो आपका जो बी फॉर बैट बचपन में पढ़ के है वो नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये हम क्या, और फिर वही बात है, ये बोलते टाइम दिल कांप जाना चाहिए। अगर बैट नाउन होता तो बैट में आईएनजी लग सकता है, नहीं, तो दैट मीन्स बैट अपने आप में भी क्या है, आईएनजी ले रहा है, दैट मीन्स बैट वर्ब भी है। तो आप जो बैटिंग बॉलिंग देख रहे हैं वो एक्शन में आईएनजी लगा के आपको नाउन बनवा के दी गई है, लेकिन आप बचपन से बोलते चले आ रहे हैं, इसलिए आप उसके यूज टू हैं। आप गाड़ी का स्टीयरिंग देखते हैं, स्टीयर का मतलब क्या होता है। मैं कल हॉस्पिटल जा रहा था तो एफएम चल रहा था, तो 100.7 पे कमेंट्री आ रही थी मैच की ही, तो उन्होंने गेंद को स्टीयर कर दिया। तो वही मेरे दिमाग में आ रहा था कि कल ये बात करूंगा, गेंद को स्टीयर कर। आप सुनते ही नहीं हो, इंग्लिश कमेंट्री नहीं, हिंदी लगाओ, मराठी, पंजाबी, जो आप बचपन से बोल रहे हैं वही सुन रहे हैं। अरे यार कुछ आगे बढ़ना है तो वो सीखो, तो ऐसी लैंग्वेज पकड़ो जो आपको नहीं आती, जिसकी जरूरत है। उसने गेंद को स्टीयर कर दिया और मैं स्टीयरिंग पकड़े हुए था। कल का ही सीन है, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच, और दुख हो रहा था, हर 2 मिनट के बाद एक आउट, हर 2 मिनट के बाद एक आउट, ठीक है, खैर छोड़िए। तो आपको मैंने कहीं ना कहीं पढ़ाया होगा, स्टीयर जो आपकी गाड़ी में लगा है वो स्टीयरिंग है। और याद रखिए जिसको भी आप देखते हो आईएनजी लग के, वो कोई नाउन नहीं है, वो है कोई वर्ब, आपने आईएनजी लगा के उसको नाउन बना रखा है। तो स्टीयर एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है क्या, दिशा देना। तो बल्लेबाज ने मिड ऑफ पे गेंद को दिशा दे दी, वो बार बार यही टर्म यूज कर रहा था, स्टीयर किया, स्टीयर किया, और मेरे हाथ में स्टीयरिंग थी। कल का ही किस्सा है, कल आपकी क्लास नहीं थी तो मैंने कहा कल इसको भी लपेट लेते हैं। एक मिनट बेटा, वो सीढ़ियाँ STAIR होता है, एक स्टेयर होता है, घूरना भी होता है, वो ARE होता है। हमसे ना हो पाएगा, ये लिखी तो STEER, यही है स्टेयरिंग गाड़ी की। भाई गाड़ी की स्टेयरिंग कोई स्टेयरिंग नहीं है, उसे नाम ING लगा के उस एक्शन को नाउन बनाया गया। आप दुनिया में बॉलिंग देखिए, आप बैटिंग देखिए, आप स्टीयरिंग देखिए, और कोई एग्जांपल देखो आपने यूज किया होगा। आप कभी भी नहीं बोलते हो डांस गर्ल, आप बोलते हो डांसिंग गर्ल। क्यों? क्योंकि गर्ल, अब वो तो उसमें चला जाएगा, पार्टिसिपल में चला जाएगा। देखो याद रखना, तुम्हारा परफेक्ट पार्टिसिपल हमने पढ़ाया ही नहीं है, वो मिस है, भूल गए हैं। ये चल गया, अब इसको खत्म करके ही उस पर जाएंगे, नहीं तुम ध्यान से उतर जाए तो याद दिला दीजिएगा। हाँ प्रभु, तुम दिशा से मत भटकाओ। तो बल्लेबाज ने उसको स्टेयर कर दिया। आपने सुना होगा विराट कोहली ने रूम बना के मारा, आपको मैंने रूम समझाया था, रूम क्या होता है। वो रूम नहीं जो आप घर के अंदर बैठे हुए हो, पता चला विराट कोहली ने रूम बना के शॉट मारा, तुरंत ऐसे 6 भुजाएं निकली, खट 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 खट, ईंटें लगाए, प्लास्टर मारा, रूम बनाया, फिर बल्ला चलाया। अरे गधा प्रसाद, रूम इज अ प्लेस विच यू कैन यूटिलाइज, वो जगह है जो आप यूटिलाइज कर सकें। तो ये आपका बेड रूम है, आप उस जगह पे बेड डाल के पसड़ के सो रहे हैं, इसलिए यूटिलाइज है। ये किचन रूम है, ये आपका डाइनिंग रूम है। तो वो आपको लगता है 4 दीवारी के अंदर की जगह को रूम कहते हैं। रूम वो जगह है जो आप जो आप यूज कर सकें। इसीलिए कहते हैं पेपर में एक एरर आती है, देयर इज नो स्पेस इन माई कार, मेरी कार में जगह नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे बैठे हुए हैं, मैंने तब भी एग्जांपल दिया था, यूं बैठे हो, स्टीयरिंग और आपके बीच में सब जगह ही तो है। अब कोई ऐसा तो नहीं कोई रबड़ की तरह आके उसमें घुस जाए, ठीक है, लेकिन आपको वहां क्या बोलना है, देयर इज नो रूम। क्यों? जगह भी है लेकिन बैठने लायक नहीं, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसी वजह से इंग्लिश नहीं आ रही। जगह है इस कमरे में, पूरी खचाखच क्लास कर दो, भर दो। एक बच्चा आके पूछे कि सर क्लास में बैठ जाए आके, देयर इज नो रूम, स्पेस, ये मैं खड़ा हूं, ये सब स्पेस ही तो है। अब वो कोई वो तो है नहीं अजगर टाइप ऐसे कुंडली मार के कहीं भी लपेट, सर मैं बेंच पे फैल जाऊंगा, फैल जाऊंगी, जैसा भी हो, अजगर तो वो है नहीं, ठीक है। तो कभी भी जगह तो हमेशा है बेटा, आप स्पेस प्लेस को नहीं हटा सकते, वो रूम कहलाता है। गलत टॉपिक पे लेके चले गए, वापस लाओ, ये सब मैंने कभी ना कभी आपको बोला होगा। ये स्टीयरिंग कहां से घुस गए, बैटिंग और बॉलिंग से, बैटिंग और बॉलिंग कहां से आ गई, यहां से आ गई। ही एडवाइज्ड, अब बॉलिंग सही है,
ही एडवाइज्ड मी टू बॉल सही हो जाएगा। बात समझ गए? यही ऑर्डर के साथ होना है, यही आपका रिक्वेस्ट के साथ होना है, यही आपका एडवाइस के साथ होना है, लेकिन ये सजेस्ट के साथ नहीं होगा। सजेस्ट डाई ट्रांजिटिव नहीं बन सकता। एडवाइस बन जा, यही तो कह रहे हैं, जो डाई ट्रांजिटिव है वो ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। क्यों? आपको याद करने की जरूरत ही नहीं। अगर डाई ट्रांजिटिव है तो दो ही चीज लेगा, हुम और व्हाट। व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके बिना सेंटेंस अधूरा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो पढ़ा है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओ या ना लगाओ सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हट सकता है ना, सिंपल। ये याद करने की जरूरत थोड़ी कि ये बन सकता है नहीं बन सकता, वो बनेगा किससे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से, और इनडायरेक्ट लगाओ या ना लगाओ। लेकिन इनडायरेक्ट लगेगा तो इन्फिनेटिव लेगा, और नहीं लगेगा तो जेरेंड फॉलो कराना है, बस इतनी सी बात थी। लेकिन सजेस्ट डाई ट्रांजिटिव नहीं बन सकता, इस बात का ध्यान रखना है। उम्मीद है ध्यान से सुनिएगा, ऐसा सिर्फ एक्टिव वॉइस में होता है, ठीक है? पैसिव में सजेस्ट के साथ टू लगेगा, लेकिन वो बात यहां मैं इसलिए नहीं घुस रहा हूं, इतना ही समझ में आ जाए आपको, वेल एंड गुड। पैसिव इसके अगले के अगला चैप्टर है आपका, उसमें दिखाऊंगा। यू आर सजेस्टेड, वहां पे लेके आएगा यू आर सजेस्टेड गोइंग देयर, अब ये गलत है, यू आर सजेस्टेड टू गो देयर। पैसिव में ये सब उलट जाएंगे। क्यों उल्टेंगे ये मेरा काम है वहां पे समझाना, लेकिन फिर वही बात है, वहां पे तभी समझ में आएगा जब यहां वहां पे टू लगेगा, ये तब समझ में आएगा कि एक्टिव में टू क्यों लगा था, और पैसिव बनते ही वो जो क्यों है वो हट गया, इसलिए हमने यहां से टू लगा दिया या हटा दिया, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन आपको एक्टिव में पता हो कि टू क्यों लग रहा, आपको एक्टिव में पता हो टू क्यों नहीं लग रहा, आपको एक्टिव में पता हो कि टू यहां पे इंफिनिटिव है कि प्रीपोजिशन है। बात समझ रहे हो? लग नहीं रहा, लेकिन चलो मान लेते हैं। आगे बढ़ना है तो बेटा मुझे मानना पड़ेगा कि आप समझ गए हैं। किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो? ही सजेस्टेड मी कुछ हो ही नहीं सकता, असंभव है। स्वयं ब्रह्मा जी भी धरती पे आ जाएं तो वो भी नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हैं। अभी इतनी देर से यही तो समझा रहा हूं यार। सजेस्ट फिर एडवाइस, अगर ऐसा होता सजेस्ट दोनों को होल्ड कर लेता तो एडवाइस जैसा शब्द जन्म ही ना लेता। सजेस्ट जो है वो सिर्फ आइडिया के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम ये कहो अकॉर्डिंग टू मी क्यों गलत है, इन माई ओपिनियन, तो भैया ग्रामर हम घर में बैठ के नहीं तल रहे हैं कि आज हमने छौंक दी, ग्रामर ऐसी है ऐसे याद कर लो। इन्हें व्याकरण बहुत समय लगा होगा, संगोष्ठियां होती थी, व्याकरण का जन्म ऐसे नहीं हुआ। लाखों लोग लगे, लाखों ज़्यादा हो रहा है, हजारों सैकड़ों लोग लगे, और या लाखों भी लग सकते हैं। आज भी जो शेक्सपियर मानते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो नहीं करती, लेकिन शेक्सपियर ये बात मानते हैं। विरोधाभास है। वही आपको बताया था कंपैरिजन में सब्जेक्टिव केस की ऑब्जेक्टिव केस। हाँ होंगी, क्यों नहीं होंगी, वो ढूंढो, वो पढ़ो। ऐसे बेटा तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ आगे हो, मैंने ऐसे जादू छड़ी, वो कौन सा मूवी डाला होंगे, कल्पना, कल्पना जादू छड़ी है, घूमेगी और पता नहीं क्या बोलती है, और क्या मूवी का नाम बताओ, गजनी, देखा? अरे खैर छोड़िए। तो बेटा कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये भाषा है, इसमें किसी का परफेक्शन नहीं हो सकता, इतनी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। आपको क्या लगता है आपने पूरा पढ़ लिया, आपको इन्फिनिटिव आ गया? सच बताएं, हमें नहीं आया आज तक, हमें नहीं आया, लेकिन हम फिर भी सीख रहे हैं। हाँ, इस लेवल पर आओ कि अपना पेपर पास कर लीजिए, नहीं तो भाषा आप शशि थरूर की सुन लीजिए। तो मैं जब उसका स्टेटमेंट पढ़ता हूं तो मैं फिर सोचता हूं बंद कर दो, अपना मोराल खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर मुझे कुमार विश्वास की एक लाइन याद आती है, उसने कहा था कठिन लिखना आसान है और आसान लिखना कठिन, तुमसे ना हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, अच्छा, इसमें किसी भाई बंधु को दिक्कत ना हो, जैसे एडवाइस था, ये मैं कभी ना कभी पढ़ाया होगा,
एडवाइस है। सी और एस का अंतर होता है, ये आपकी वर्ब होती है, ये आपका नाउन होता है, ध्यान रखिएगा, ये गलती ना कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको याद करने का तरीका बताया था क्या, वी के पास में एस होता है कि सी होता है, ये बताओ। वी के पास में क्या होता है, सी की एस, एस होता है, तो एस वाला वी है यानी वर्ब है, ठीक है। अगर आप भूल जाते हैं, लेकिन अब तो शर्म आनी चाहिए, ये जुगाड़ कक्षा 5 का था, ठीक है। अगर आप अभी भी भूल जाते हैं तो फिर मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसी तरीके से एक वर्ड दिमाग में आया है प्रैक्टिस, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ये भी वही चीज है, सी वाला, ठीक है। और ये आपकी गलती नहीं है, जब आप अपनी टीचर बोलती थी कल इसकी प्रैक्टिस करके आना, और आप अपनी डायरी में लिखते थे प्रैक्टिस वर्ड, और वो चेक करके चली जाती थी और वो कभी काटती नहीं थी। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैंने अभी किसी की डायरी में देखा, डू प्रैक्टिस, अब वहां सी लिख रखा लौंडे ने, एस लिख रखा, टीचर को कोई लेना देना नहीं, वो टोकते ही नहीं। हो सकता है 90% छोटे बच्चों के तो टीचर एक से एक काबिल हैं, सी और एस में उन्हें कोई लेना देना, और वहीं से उनकी नस क्या कहेंगे, जड़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है। वो टोकते ही नहीं, बेटा सी है कि एस है। खैर छोड़िए, प्रैक्टिस के साथ भी यही खेल है, यू प्रैक्टिस, तो क्या करें, यू प्रैक्टिस बॉलिंग, ठीक है। यू प्रैक्टिस बॉलिंग, तुम्हें बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी है, अगर मैं तुम्हारा क्रिकेट का कोच होता तो, ठीक है। बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी है, और तुम बहुत तेज फेंक रहे हो, अब तुम ऐसे फेंको, ठीक है। बैट्समैन तुरंत जमीन खोद के तो बॉल निकाल नहीं पाएगा, आउट हो जाएगा। तो यू प्रैक्टिस बॉलिंग, तो प्रैक्टिस के साथ भी आप जेरेंड का यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बेसिकली दिमाग में रखिएगा, अब प्रैक्टिस डाई ट्रांजिटिव है क्या, फिर मेरी बात हूं, अबे अपने आप से पूछो, क्योंकि जब तक डाई ट्रांजिटिव नहीं पकड़ोगे काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस व्हाट, हुम का रिप्लाई चाहिए नहीं, तो ये रोज ट्रांजिटिव है, तो बिंदास क्या लगाओगे, जेरेंड लगा दो, क्योंकि यहाँ पे यू प्रैक्टिस टू, सॉरी मी, ऐसा तो कुछ बनना ही नहीं है आपका, तो आप जेरेंड लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ऐसा कि आपको ये बात समझनी हो, ऐसे काहे देख रहे हो, क्या हो गया, अच्छा रुको बाद में बात करते हैं, वीडियो चल रहा है, तो तुम खतरनाक घटना बता दी है। उम्र कितनी माता जी की वैसे यार, अभी तो तब भी यार 55-60 मर गए। चाचा की उम्र कितनी है, कार्डियो वार्डियो करते रहा करो बेटा। अबे यार, ये तो तुम बड़ी खतरनाक बात बता दी है। चलो कंप्लीट करते हैं। एक मूवी आई थी फ्रेडी नाम था, हाँ फ्रेडी देखी है किसी ने मूवी, बाबा आजम के ज़माने की है, बहुत पुरानी, मैंने भी शायद 2010 में देखी हो। उसमें एक आदमी होता है जो बच्चे रात में सोते हैं, उनके सपनों में जाके उन्हें मार डालता है और वो रियल में मर जाते हैं, ठीक है। तो वो पूरा एक टाउन होता है, मुझे ध्यान नहीं है नाम क्या था उसका, तो वो सब बच्चों को पिल्स देते हैं कि ताकि ये सोए ही ना, तो देखो सब बेचारे ऐसे रहते थे जगा हुए, सोए नहीं तो गए, ठीक है। तो उसमें कैसे उसको मारते हैं सपने में जाके, फिर अलार्म लगा के, वो सब मूवी की कहानी है। उसमें एक लाइन है बेटा, वो जो लड़की है वो जिद करती है कि मैं सपना नहीं देखूंगी, ठीक है। मतलब भैया आदमी कितने महीने भर से नहीं सोए हैं तो पगलाए जा रहे हैं, हालांकि वो दवा खा रहे हैं, दवा से आप
पागल नहीं होंगे और नींद सोएंगे नहीं, क्योंकि सोए तो उसमें दिखाते हैं बच्चा सो रहा होता है, बीच से ही दिखाएंगे पलंग, सोते सोते पलंग ऐसे होगा पूरा और वो बीच की रीढ़ की हड्डी से ही टूट जाएगा, लड़का ही, मतलब उसमें मारते भी बहुत गजब तरीके से हैं, एकदम चिथड़े उड़ा देता है। तो ड्रीम वेक वर्ल्ड ऐसा है, उसमें वो जो होते हैं कि आपको सपना देखना बंद करना पड़ेगा। तो ऐसी मेडिसिन ईजाद करो जिससे सपने ही ना आए। बता मूवी में कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ चलो तुमने ये तो माना ड्रीम वर्ब है। ड्रीम बेटा ध्यान से देखिएगा, स्टॉप यहाँ पे क्या है, वर्ब है, इंपेरेटिव सेंटेंस, वर्ब से स्टार्ट है, वर्ब के बाद में क्या आएगा, दूसरी वर्ब, पॉसिबल है नहीं, वर्ब से क्या आएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है वर्ब है क्या। स्टॉप व्हाट का रिप्लाई मांगेगी, ट्रांजिटिव है यानी, और ट्रांजिटिव है तो इसके बगल में जो चीज होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट। मैं ये आपको एक बात कहना चाहता हूं, ड्रीम अपने आप में क्या है, इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस बच्चे के अकॉर्डिंग ड्रीम खुद में क्या है, वर्ब, तो आपको ध्यान देना है, बस यही करना है, ठीक है। हालांकि वहां पे आप ये तो पता है ना ड्रीम और नाइटमेयर में क्या अंतर होता है, ठीक है। गुड ड्रीम बैड ड्रीम जैसी कोई चीज नहीं होती, सब आपको पता होगा यार, इसमें हम कुछ नहीं मानते। तो ड्रीम में भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। अब सवाल ये नहीं है बेटा, मैंने अभी भी आपसे पूछा, चलो बात छेड़ी है तो छेड़ा ही देता हूं, क्या ड्रीम नाउन नहीं है। मैंने एक सपना देखा, सपने में गाना सुना नहीं है, अपना देखा, आई सॉ, अरे भाई ने सुन रखा है, कहते हो सर मैंने दो चार को सुनाया भी है, आई सॉ अ ड्रीम। अब खेल देखिए, आई सॉ व्हाट, पंगा देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आई सी व्हाट, तो यहां पे ड्रीम अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या यहां पर स्टॉप को एक ऑब्जेक्ट चाहिए था तो आईएनजी क्यों लगाए, मेरा मतलब ये है पूछने का। आप तो कह रहे हो ड्रीम सर वर्ब भी है, आप तो कह रहे हो ड्रीम एक ऑब्जेक्ट भी है, पहले सुन लो पूरा। आप तो कह रहे हो सर ड्रीम वर्ब भी है और ड्रीम आपका नाउन भी है, ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग हो ना, आई सॉ अ ड्रीम ऑब्जेक्ट हो गया, और यहां पे स्टॉप ड्रीम, यहां पे भी जो स्टॉप को क्या चाहिए, व्हाट का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट। तो क्या ड्रीम को एज इट इज ना उतार दें, तो पेपर में यही चीज आई, स्टॉप ड्रीम मान लो लिखा है, या अंडरलाइन करके नीचे आपको चार विकल्प दे दिए कि ड्रीम का ड्रीमिंग करें कि नो इंप्रूवमेंट, क्या मुझे नहीं पता। तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं दोनों में से किस पे टिक करके आओगे, ड्रीम नाउन भी है और ड्रीम वर्ब भी है, तो स्टॉप ड्रीम होगा कि स्टॉप ड्रीमिंग होगा, एक्सप्लेनेशन चाहिए क्यों, एग्जैक्टली बेटा, स्टॉप ड्रीम अगर आप लिख दोगे तो इसका मतलब है स्टॉप यू, स्टॉप मी, मुझको रोको, ठीक है। तो आप इसको एक ऑब्जेक्ट के तरीके से यहां पे बिहेव करा रहे हैं, और क्या वहां पे सपना को रोकना है। मान लो इस लड़के का नाम ड्रीम है और ये भागा जा रहा, तो पकड़ो, ठीक है, ड्रीम को पकड़ो, ये नाम थोड़ी है, सपना देखने की क्रिया को रोको, एक्शन को रोकना है आपको। तो यहां पे ड्रीम होता जरूर एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन स्टॉप जिस चीज को करने की बात हो रही है वो एक एक्शन है, और एक्शन है तो बच्चे उसमें आईएनजी लगेगा, वो कट जाएगा। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि गुरुदेव पढ़ाए हैं ड्रीम तो नाउन भी है तो यहां पे सही हो जाएगा, आपको वहां पे देखना पड़ेगा वो क्या कह रहा। स्टॉप हिम सही है, स्टॉप मी सही है, व्हाट का रिप्लाई है, दोनों ऑब्जेक्ट है, लेकिन स्टॉप ड्रीम, स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप स्मोक, तो स्मोक यहां पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, धुएं को रोको, धुआं उड़ा जा रहा है, तुम ऐसे दबोचे पड़ो, मैं नहीं निकलने दूंगा धुएं को। क्या कह रहे हैं, धुआं रोकना नहीं, धुआं करने की प्रक्रिया को रोकिए, तो स्मोक में आईएनजी लग जाएगा। स्मोक वाला मैंने कुछ पढ़ा दिया है ना, धुआं, स्मोक और स्मोकिंग में डिफरेंस हो गया ना, ठीक है जी, ठीक है बता रहा, तो पढ़ा दिया ना, आता है ना,
तो ये गलत पूछ लिया, पढ़ा दिया है ये बिल्कुल सच है, आता है इस पे हमें पूरा भरोसा है कि नहीं। आता है ठीक है बेटा, टाइम को आगे ना बढ़ाओ, समय बताना कितना हुआ है, लेकिन इसको खत्म ही कर लेते हैं आज फिर। यार आजकल हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं, तो डर ही लगता है यार। अपने अपने लिपिड प्रोफाइल चेक करा लो, मेरा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। क्या ये तो भन मक्खे भन क्या बोल रहे हो बेटा? टेंशन में? ऐसे तो भारत में सारा आदमी टेंशन में है बेटा। मोदी जी को भी टेंशन है, आज गुजरात में चुनाव है, 60 दांव पे लगी, गुजरात अगर हार गया ना तो वही तो टेंशन तो मोदी जी के भी। अमित भाई मोटे लोगों को अटैक पड़ता है, अमित शाह को देखो कितना मोटे हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से कितने एक्टर मर गए, कुछ तो जिम के अंदर मर गए हैं। उनकी आदतें तुम बड़ा देखे हो, उनकी आदतें। तो जिसके अस्थमा स्मोकिंग कर रही वो तो जिंदा है। प्रियंका चोपड़ा की बात कर रहे हो ना, वो तो जिंदा है, वो जाने वाली है। यार ऐसी बातें करते हो तुम लोग। राजीव श्रीवास्तव अब बताओ, 57 साल का था, ट्रेडमिल में मर गया है, उसको हार्ट अटैक ही आया था। लेकिन ऑक्सीजन, जब हार्ट अटैक हुआ तो यहीं पे ऑक्सीजन ये बंद हुआ, ऑक्सीजन ऊपर गई नहीं तो ब्रेन डेड हो गया। तो वो इंडिया में ही था बेटा। दिमाग, भगवान ने एक चीज गड़बड़ कर दी ना, दिमाग को 10 सेकंड तक ऑक्सीजन ना मिले ये डेड हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो, यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचने में तुम्हें आधा घंटा तो लगेगा, ये क्या हार्ट तो फिर भी वॉलर डाल के चला दिए, ब्रेन गया। इसीलिए टेंशन ना लो, अटैक रास्ते में ही है, कभी भी पड़ सकता है आके। यार आजकल बहुत सुनने को मिल रहा, बताओ वो भी 55 साल के ही थे, वो तो नॉर्मल आदमी है, वो कौन सा स्टेरॉइड ले रहे होंगे या कुछ गलत जीवन जी रहे होंगे। खैर छोड़िए, आपसे ना हो पाएगा। ठीक है, एक और निपटा देते हैं, हेल्प। बताइए भैया कौन सा सही है, मैं पढ़ा चुका हूं, आई कैन हेल्प यू। चलो कुछ नन्हे मुन्ने सेंटेंस हैं, सही गलत। मेरे भी दर्द हो रहा है यार यहाँ। हाँ, मैंने भी कार्डियो काफी दिन से नहीं की, सैटरडे को कार्डियो ही करेंगे। लेकिन ट्रेडमिल पे ज्यादा भागो तो मुझे राजू श्रीवास्तव चेहरा दिखने लगता है, बेचारा वो ट्रेडमिल पे ही तो था। आदमी करे तो करे क्या है? हाँ सही बात। चलें, आई कांट, बताइए सही है गलत, खत्म करते हैं बेटा। सही है, हैं? ये करण जौहर की मूवी नहीं चल रही, वो कुछ लॉजिक होना चाहिए, आगे बढ़ो। कौन सही है?
तो मार खाओगी आज, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये 2 घंटे पढ़ने का नतीजा है। कोई बात नहीं, इसीलिए हम आए हैं। प्रभु आपको मैंने हेल्प एक जगह पढ़ाया है इन्फिनेटिव में, कौन बताएगा हेल्प के बारे में? कहा था हेल्प को ध्यान रखिएगा। कहा था हेल्प बेयर इन्फिनेटिव फॉलो करता है। तो जिन भाइयों ने इसको सही किया है, ठीक है, वो तो गलत है। हेल्प के साथ टू का यूज नहीं करना, बेयर इन्फिनेटिव। तो आई कैन हेल्प, ये भी तुमने गलत करवाया, 110% सही है बेटा। ये बेयर इन्फिनेटिव है, आई कैन हेल्प, मैं मदद कर सकता हूँ वहाँ जाने में, ठीक है। तो गो देयर भी सही है आपका, आई कैन हेल्प गोइंग देयर भी होता है, आई कैन हेल्प इन गोइंग देयर भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन यहाँ पे देखिए क्या है, प्रीपोजिशन, और उसके पड़ोस में क्या लगा हुआ है, वर्ब। तो वर्ब में आपने आईएनजी जैसे ही लगाई, ये क्या बन गया यहाँ पे, जेरंड रीजन। नाउन होता है, नाउन होता है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये सेंटेंस जिसने सही किया है वो सही किया है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं मालूम आप कैसे सही कर रहे हैं। मेन पंगा है आई कांट हेल्प, आई कांट बेयर, और भी कई सारे वर्ड होता है। तो आई कांट हेल्प टॉक टू हर, इसका मतलब क्या है? अनीस बताएगा। तुम्हें ही नहीं समझ में आ रहा ना, कोशिश करो, क्या समझ रहे हो? मैं उससे बात करने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, याद करो कक्षा 10, क्योंकि वो खुद बात करने के जुगाड़ में है। कौन सा सेंटेंस है? आई कांट हेल्प टॉक टू हर, क्या मतलब निकलेगा वैभव? है वही मतलब है? अरे नहीं मेरे भाई, देखिए ध्यान से, आई कांट हेल्प ये एक तरीके का फ्रेज है। इसका मतलब होता है मैं हटा दो, रह नहीं सकता। इसका मदद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता। वो कहते ना, अरे भैया, वो कई होते हैं पढ़ाकू, खासकर लड़कियों में, कि फलां शादी है, 9 बज गया, मम्मी कह नहीं तैयार हो बेटा तैयार हो, लेकिन नहीं, वो गणित के सवाल लगा रही है। किन बजे ऐसे ही चलोगे, एकदम लबादा ओढ़ लेंगे ऐसे ही बोरी, या कि कोई पहचाने ना, अंदर उसमें भी किताब रखे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे बिरले ही होते हैं, लेकिन होते हैं। तो वो बिना पढ़े रह नहीं सकती एक दिन, वो बिना झूठ बोले नहीं रह सकता है, अरे वो बीड़ी पिए नहीं रह सकते। ये वो है आई कांट हेल्प। इसका मदद से लेना देना कोई नहीं होता, ठीक है। आई कांट हेल्प टॉक टू हर, अब फिर वही सवाल आता है, वो उससे बात किए बिना नहीं रह सकती, और आपने क्या लगा दिया, V1 लगा दिया, ठीक है। और V1 है तो आपको क्या लगाना होगा, वह नहीं रह सकता, क्या, किस चीज के लिए? तो आपको V1 नहीं क्या चाहिए, नाउन चाहिए, और अगर आपको नाउन चाहिए तो उसमें आपको ING लगाना पड़ेगा, ये सही होगा। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता। शी कांट हेल्प टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोले बगैर नहीं रह सकती। यू कांट हेल्प स्टडीइंग एवरी डे, तुम पर दिन बिना पढ़े रह नहीं सकते, ये तो काट दो, ठीक है, संभव है नहीं, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। क्या कह दो सर, अब हम क्या करें? खुद से देखो बेटा, टाइम के अकॉर्डिंग बदल सकता है ना, कुडेंट हेल्प हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फाइनाइट हुआ। हाँ, एक साथी है ये, इसका मतलब एक तरीके से इसको फ्रेज समझ लीजिए। इसका मीनिंग होता है कि मैं उसके बिना वो ये रह नहीं सकता, कोई भी काम है, मूवी देखे बगैर मैं रह नहीं सकता। आई कांट हेल्प वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देखे बगैर नहीं रह सकता। इसका मतलब ये नहीं आई कांट हेल्प वॉचिंग अ मूवी, मैं मदद नहीं कर सकता उसकी मूवी देखने में, ऐसा मतलब मत निकाल बैठिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ING लगी है क्योंकि ये आपको वर्ब को नाउन बनाना था, इसलिए। हाँ क्या बेटा?
कांट एडवर्ब, अच्छा एक जगह मेरे दिमाग में खुराफात आई थी, ये सेंटेंस लिखा है आई कैन हेल्प यू, इसका क्या मतलब है? आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यहाँ पे वो यही मतलब दिखा रहा है, बट इस तरीके के सेंटेंस में जब आगे वर्ब लगी होती है तो कांट हेल्प का मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मदद करने वाला सेंस यहाँ पे नहीं होगा इस सेंटेंस में। देखो तुम बना भी तो नहीं पा रहे थे ना इसकी मीनिंग, क्यों नहीं बना पा रहे थे? क्योंकि हेल्प की जो एक्चुअल ग्राउंड है, जो मदद करने का सेंस नहीं बन रहा। तो जब आपको ऐसी कोई एक्शन दिखाई देगी तो आप खुद समझ जाएंगे यहाँ पे हेल्प मदद करने का नहीं है, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। कुछ इस तरीके का सेंस है कि मैं बात किए बगैर नहीं रह सकता, मैं जैसे मेरी मजबूरी है, मैं सोए बिना नहीं रह सकता। अगर मेरी नींद नहीं पूरी हुई है तो पूरा दिन एकदम पागल बना घूमूंगा, मिनिमम 7 घंटे मुझे चाहिए सोने के लिए, तो मैं बिना सोए नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प स्लीपिंग। ऑब्वियस बात है, मैं नहीं रह सकता किसके बिना, वो तो लिखोगे ना, कैसी नाश्ता आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प। हालांकि इसका मतलब निकल आएगा आई कांट हेल्प, मैं तुम्हारी मदद नहीं, मतलब जो भी जिससे बोल रहे हो स्पोकन में, वो सामने सुनने वाला तो होगा, ये शीशे के सामने तो बोल नहीं रहा आई कांट हेल्प, आई कांट हेल्प। कोई होगा तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, वहाँ पे सेंस बन जाएगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन पेपर में तो नहीं आएगा, आपको बोलना नहीं है किसी के सामने, आपको लिखना है। तो कांट हेल्प का मतलब ये भी होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके बाद में कोई एक्शन होगा, वो झूठ बोले बगैर नहीं रह सकती, वो उससे बात किए बगैर नहीं रह सकता, वो सोए बिना नहीं रह सकता, वो पढ़े बिना नहीं रह सकता, वो शादी में जाए बिना, होते नहीं है कुछ शादी कार्ड आ जाता है तुरंत दीवारों में चिपका देते हैं, इस दिन खाना सुबह से बंद, ठीक है, इस दिन खाना रात में ही नहीं खाना है क्योंकि उनके यहाँ मुंडन है, दिन में खिलाएंगे, तो होते हैं ना, तो वो उनको जाना ही आना है। तो आप लिख सकते हैं शी कांट, नहीं हो सकती, पता नहीं, अब सोचना पड़ेगा, याद थोड़ी करके घर से आए क्या होती क्या नहीं, वो तो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट। हो सकता है ऐसा कोई सेंटेंस जो मैंने देखा ही ना हो कभी, तो उसमें वो डाई ट्रांसटिव बन के बैठी हो, दिमाग नहीं ना। ये तो अनुभव से आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा, आप जितना पढ़ेंगे, इसीलिए आपको कहा जाता है प्रैक्टिस करिए। तो आई कांट हेल्प मी, मैं अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, तो आई कांट हेल्प माई सेल्फ हो जाएगा, मी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब वर्ब रिफ्लेक्ट होकर खुद पे आ रही है, ठीक है। तो आई कांट हेल्प मी, यकीन मानो एग्जामिनर गस खा जाए, कंप्यूटर हैंग हो जाए तुम्हारी कॉपी चेक करते टाइम, कौन लिख गया है ये, पूछ लो, पूछने के लिए पैसा दिया है तुमने, बंद करो। अरे यार त्रिपाठी जी का तो बड़ा विकट हो गया।